नमस्कार। आज की बात में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि यूक्रेन में चल रही जंग कैसे खत्म हो सकती है और नरेंद्र मोदी इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी को यूक्रेन में चल रही वॉर की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी, रशिया का पक्ष बताया। असल में रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिन के भारत के दौरे पर आए थे। आज शाम प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेसिडेंट पुतिन का मैसेज देकर वापस लौट गए, लेकिन जाने से पहले लावरोव ने साफ किया कि भारत और रशिया के संबंध पुराने हैं, मजबूत हैं और किसी की धमकी या प्रेशर से रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लावरोव ने एक बड़ी बात कहा कि भारत यूक्रेन के साथ शांति स्थापित करवाने में निष्पक्ष, न्यायसंगत और सही भूमिका निभा सकता है। भारत मीडिएशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। रशिया के विदेश मंत्री का यूक्रेन वॉर के वक्त दिल्ली आना, दिल्ली आकर भारत से मीडिएशन की बात कहना, भारत की विदेश नीति की खुलकर तारीफ करना, यह बड़ी बात है। हालांकि अमेरिका को यह कैसा लगेगा, अमेरिका के साथ रिश्तों पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, अमेरिका भारत पर रशिया से दूर रहने का प्रेशर क्यों डाल रहा है और इमरान खान बार बार अब भारत को याद क्यों कर रहे हैं, आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि सर्गेई लावरोव ने जो कहा उसका मतलब क्या है और रशियन फॉरेन मिनिस्टर की बात सुनकर पाकिस्तान में इमरान खान ने एक बार फिर कैसे भारत की तारीफ की। लेकिन पहले आपको बताता हूं आज दिल्ली में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने क्या कहा। सर्गेई लावरोव ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, उन्हें प्रेसिडेंट पुतिन का मैसेज दिया और यह भी बताया कि रशिया चाहता क्या है, युद्ध खत्म कैसे हो सकता है, शांति स्थापित होने में क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि भारत यूक्रेन के साथ जंग को सुलझाने में, झगड़े को सुलझाने में निष्पक्ष और न्यायसंगत रोल प्ले कर सकता है। हालांकि भारत ने लावरोव की बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि लावरोव का दिल्ली दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह अभी भारत आकर गए हैं और रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने के मुद्दे पर अमेरिका की नाखुशी जाहिर करके गए हैं। इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत के बाद सर्गेई लावरोव ने कहा, भारत की विदेश नीति सिर्फ भारत के हित में देखती है, भारत किसी के प्रेशर में नहीं आता। लावरोव ने कहा कि अमेरिका प्रेशर डालकर अगर भारत को प्रभावित करना चाहता है तो यह हो नहीं सकता। अमेरिका चाहता है दूसरे देश भी उसके हिसाब से चले, लेकिन रशिया जानता है कि भारत और रशिया के रिलेशन ऐसे हैं कि इसे कोई भी मुल्क प्रभावित नहीं कर सकता। मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है कि कोई भी दबाव हमारे रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं भारत, रूस, चीन और बाकी देशों के बीच जो रिश्ते हैं उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वो चाहते हैं कि दूसरे देश भी उनकी राजनीति का हिस्सा बने। और इसके बाद रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने एक बार फिर साफ गोई से कहा, अमेरिका भारत पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है लेकिन कामयाब नहीं होगा, क्योंकि भारत की विदेश नीति नेशनल और रीजनल इंटरेस्ट पर आधारित है। किसी के कहने से, किसी के प्रेशर से, किसी की धमकी से न इंडिया पर असर होता है न रशिया पर। I believe that Indian foreign policy is characterized by मेरा मानना है कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह आजाद है। भारत की विदेश नीति नेशनल और रीजनल इंटरेस्ट पर आधारित है। रूस की विदेश नीति भी इसी नीति पर आधारित है। यही बात हम दोनों मुल्कों को एक साथ जोड़ती है और एक दूसरे का सहयोगी बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बात करें तो इसका एक अहम पहलू है, हम एक दूसरे के हितों का सम्मान करते हैं और हमेशा एक दूसरे के हितों को समाहित करने की कोशिश करते हैं। हमारी बातचीत के केंद्र में भी यही बात रही। असल में रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने जो कहा उसकी एक बैकग्राउंड है। कल ही अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने भारत को चाइना का डर दिखाया था। भारत रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल लेने की बात कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रशिया से तेल खरीदे। इसीलिए दलीप सिंह ने कहा, भारत को सोचना चाहिए, जब चाइना एलएसी बॉर्डर पर वायलेशन की कोशिश करेगा तो क्या रशिया भारत का साथ देगा। इस तरह की भाषा कूटनीति में, सिविल
रिएक्शन के दायरे में नहीं आती है। इसे सीधे सीधे धमकी माना जा सकता है। अमेरिका को लग रहा था कि भारत इस तरह की धमकी से डर जाएगा, पैर पीछे खींच लेगा, नीति बदल देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज रशियन फॉरेन मिनिस्टर आए, भारत ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर भी बात की, भुगतान के मुद्दे पर भी बात की, और चूंकि अमेरिका ने रशिया पर पाबंदियां लगाई हुई हैं, डॉलर में पेमेंट नहीं हो सकता, इसलिए भारत और रशिया रूबल और रुपए में व्यापार करने पर बात कर रहे हैं, या फिर बार्टर सिस्टम पर बात की जा रही है। यानी रशिया से हम तेल लेंगे तो बदले में रशिया को उसकी जरूरत की चीजें एक्सपोर्ट करेंगे। अगर यह होता है तो इससे दोनों मुल्कों का फायदा होगा और डॉलर पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत में एक और खास मुद्दा था यूक्रेन के साथ जंग। यूक्रेन और रशिया के बीच जंग को 37 दिन हो चुके हैं। सर्गेई लावरोव ने कहा कि रशिया भी शांति चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता। भारत इस मामले में मीडिएशन कर सकता है। हालांकि लावरोव ने युद्ध शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि रशिया अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है और सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। You called it a war, which is आप इसे युद्ध कह सकते हैं। ये सच नहीं है, ये एक खास अभियान है जिसे ये ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है ताकि किसी नागरिक को कोई नुकसान न पहुंचे। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कीव को रूस के लिए खतरा बनने से रोकना है। कीव को पिछले कई सालों में ताकतवर बनाया गया है। इसके पीछे अमेरिका और अन्य नाटो देश हैं, क्योंकि वो रूस के पड़ोसी देशों को रूस का विरोधी बनाना चाहते हैं। out of our neighboring. आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। रशिया चाहता है यूक्रेन के साथ शांति स्थापित करवाने में भारत मीडिएशन करे। अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया से दूर रहे। ब्रिटेन चाहता है कि भारत यूरोप के साथ खड़ा दिखाई दे। चाइना चाहता है भारत के साथ उसके रिश्ते बेहतर हो जाएं। और इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भारत की तरह हो। वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की विदेश नीति आजाद हो। पाकिस्तान भारत की तरह किसी के प्रेशर में ना आए। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान जो बात कई दिन से कह रहे थे, आज वही बात रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने दिल्ली में आकर कही। रशिया के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की अपनी आजाद विदेश नीति है। भारत की फॉरेन पॉलिसी सही मायने में इंडिपेंडेंट और अपने हितों को सबसे ऊपर रखने वाली है। लावरोव ने जो कहा, डिप्लोमेटिक दायरे में रहकर उससे ज्यादा साफ और सीधी बात नहीं की जा सकती। अमेरिकी डिप्टी एनएसए ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की। आज भारत ने बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, डिप्लोमेसी की भाषा में अमेरिका को एक स्ट्रांग मैसेज दिया। पहले विदेश मंत्री भी एस जयशंकर रशियन फॉरेन मिनिस्टर से मिले, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लावरोव से मिले। अमेरिका को बता दिया, भारत न किसी से आंख उठाकर बात करेगा, न किसी से आंख झुकाकर बात करेगा। भारत आंख में आंख डालकर बात करेगा। अमेरिका भारत को डर दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे रशिया ने यूक्रेन की सीमा का वायलेशन किया, वैसे ही चाइना भी कर सकता है। लेकिन अमेरिका यह भूल गया कि भारत यूक्रेन नहीं है। यह बात चाइना भी समझता है और अमेरिका भी समझता है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन क्लियर है, नीयत साफ है, नीति साफ है। जिसमें भारत का फायदा है वही करेंगे, न किसी पर प्रेशर डालेंगे, न किसी के प्रेशर में आएंगे। यही बात आज सर्गेई लावरोव ने कही और आज पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने भी इसी बात को दोहराया। इमरान ने कहा कि अमेरिका भारत को रशिया से तेल इंपोर्ट करने से नहीं रोक पा रहा और पाकिस्तान का वजीर आजम मॉस्को के दौरे पर गया तो अमेरिका पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को गिराने का ऑर्डर दे रहा है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया में यही फर्क है और यह फर्क फॉरेन पॉलिसी की वजह से है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के इशारों पर चलने की है। कल भी इमरान खान ने अमेरिका पर इल्जाम लगाए थे। आज भी एक पब्लिक मीटिंग में इमरान खान ने अमेरिका पर आरोप लगाए। हालांकि अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन जो कहा उसके बाद नाम लेने की जरूरत भी नहीं थी। आज इमरान खान ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में भारत की फॉरेन पॉलिसी की जमकर तारीफ की। इमरान ने कहा कि वो यूक्रेन के साथ रशिया के वॉर के बीच मॉस्को गए, जिससे एक ताकतवर मुल्क उनसे नाराज हो गया है।
अब पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि आप रशिया क्यों गए। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान को इस तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के पार्टनर भारत को कुछ नहीं कह पाते, जबकि भारत सरकार रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगने के बावजूद उससे तेल खरीद रही है। हमें बड़ा नाराज हो के एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा, जी आप रशिया क्यों चले गए। एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया है, और गुस्से हो गए हैं। हिंदुस्तान जो उनका एलाय है क्वाड के अंदर, उनका एलाय है, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो ना तो सिर्फ हिंदुस्तान वो रूस से न्यूट्रल है, वो उनसे तेल इंपोर्ट कर रहे हैं जब उनके ऊपर कोशिश कर रहे हैं सैंक्शंस लगाने की कि रशिया को प्रेशराइज करें। और मैं आज बयान पढ़ रहा हूं बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी का कि जी हम हिंदुस्तान को नहीं कह सकते, उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हम क्या हैं, हमें तो सिर्फ आप वहां क्यों मैं यहां हिंदुस्तान को दाद दूंगा कि उनको जिस तरह की उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी है, हमेशा उन्होंने उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही है, अपने लोगों के लिए रही है, और वो बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। जब से पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने की नौबत आई है, तब से उन्हें भारत की फॉरेन पॉलिसी की अहमियत समझ में आने लगी है। वो बार बार भारत की आजाद विदेश नीति का जिक्र करते हैं। एक हफ्ता पहले भी इमरान ने यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर भारत की विदेश नीति की तारीफ की थी। इमरान ने कहा था कि भारत अमेरिका के साथ क्वाड का हिस्सा है, फिर भी वो रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है। इमरान तो अमेरिका पर खुलकर गुस्सा जता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनके विरोधी इसी बात को लेकर उन्हें आगाह कर रहे हैं। आज इमरान ने अपने इन्हीं विरोधियों पर जमकर गुस्सा निकाला। मैं अभी देख रहा था, कल हमारे जिन्होंने अचकने सलवाई हुई है वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए, वो खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, हो अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहां पहुंचे हैं। इन्होंने अपने मुल्क को अपने एलीट के, फिर से मैं रिपीट करता हूं, कौम के नहीं, एलीट के इंटरेस्ट में कुर्बान किए अपनी कौम। उनके लिए इन्होंने सारे हमारे मुल्क को जलील किया दुनिया में, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्होंने कुर्बान किए अपने जाती, जिनके पैसे बाहर पड़े हैं, दौलत बाहर पड़ी हुई है। डर रहे हैं वो कि जी वो जो रशियन ओलिगार्क्स के पैसे से और ऑफशोर अकाउंट से हो रहे हैं वो इनके ना हो जाए फिर से। इसलिए हमारे सारे मुल्क की इज्जत को दांव पे लगाते हैं। कभी किसी मुल्क की इज्जत नहीं होती जो अपने पैर पे नहीं खड़ा होता। हमेशा खुददार इंसानों की इज्जत होती है। गैरतमंद इंसान की सारी दुनिया इज्जत करती है। जो अपनी इज्जत ही नहीं करता उसकी किसने इज्जत करनी है। हुक्म देते हैं, हम तुम्हें, अगर ये तुमने इस फलाने को नो कॉन्फिडेंस में शिकस्त ना दी तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये कभी कोई एक मुल्क को कोई इस तरह का थ्रेट दे सकता है? पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो बातें हो रही हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। इमरान ने अमेरिका को लेकर जो बातें कही, जिस तरह भारत की विदेश नीति की तारीफ की, उससे पाकिस्तान में विरोधी दल के नेता परेशान हैं। आज पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, अमेरिका का नाम घसीटना ठीक नहीं है। अगर अमेरिका नाराज हो गया तो पाकिस्तान की आवाम भूखों मरने लगेगी। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तो दूर, ड्रिप तक नहीं मिलेगी, क्योंकि सब कुछ अमेरिका की मदद से चलता है। अपने अंदरूनी मामलात को मद्देनजर रख के या अपने मफादात को मद्देनजर रख के किसी मुल्क के साथ जो है अपने ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए। मकसद कोई और है और उसके लिए जो है टारगेट किया जा रहा है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहें। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। ये शख्स इस वक्त पाकिस्तान के वजूद के लिए, हमारी मईशत के लिए, अवाम के लिए जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं,
उनकी अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है, उनकी तवज्जो जो है दूसरे इश्यूज की तरफ मबजूल कर रहा है। तो ये खतरनाक हो चुका है। इमरान ने इसका भी जवाब दिया, कहा यही तो दिक्कत है, पाकिस्तानियों को अमेरिका के नाम पर डराया गया, डॉलर के लिए पाकिस्तान को गिरवी रखा गया। इमरान खान ने कहा वो पिछली सरकारों के गुनाह में शरीक नहीं हुए, जो पहले हो रहा था वो नहीं किया, इसीलिए उनकी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। हम कभी भी, ये जो सबसे बड़ा ट्रैप है, एड की वजह से, डॉलर्स की एड की वजह से अपने लोगों के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना करें। इवैल्यूएशन करें कि आज तक जो जो हमने एड लेके पॉलिसीज बनाई हैं उससे हमारे लोगों को क्या फायदा हुआ, या क्या नुकसान हुआ। और मैं आज आपको कहता हूं कि सबसे बड़ी कीमत हमारी आवाम ने उठाई है। जब हमने डॉलर्स लेके कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर हिस्सा लिया है तो कीमत तो हमारी आवाम ने उठाई है। एलीट जो छोटी सी थी, जिनके बैंक अकाउंट्स भी बाहर हैं, ऑफशोर अकाउंट्स, उनको तो फायदा हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तान ने लूज आउट किया। अब ये बात सही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत डॉलर दिए, ये भी सही है कि इमरान खान ने अमेरिका से डॉलर मांगे थे। कई मौकों पर इमरान ने अमेरिका की तारीफ भी की थी और जबरदस्त तारीफ की थी। इसीलिए आज जब इमरान खान अमेरिका पर इल्जाम लगा रहे हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ ने इमरान खान को उनके पुराने बयान याद दिलाए। इमरान नियाजी ने जब प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की थी, मैं उसकी तस्वीर भी आपको पेश कर देता हूँ। क्या कहा था कि वी हैव, वो एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं, लेकिन मैं एक खुलासा पेश कर रहा हूँ। वी हैव लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, दे स्पैन ओवर मोर देन 7 decades। और बड़े अच्छे अल्फाज में ये बातें की प्रेसिडेंट ट्रंप से। और फिर उसके बाद कहा कि मैं एक दूसरा वर्ल्ड कप लेके आ रहा हूँ। कहाँ वो दूसरा वर्ल्ड कप, और कहाँ आज आप कोई इतने बच्चे हैं कि आप अमेरिका के नाम अपने इतनी मासूमी में ले गए और फिर कहा कि नहीं, अमेरिका को मैं नहीं कह रहा। अगर ये बात थी कि आप बैनुल-अक़वामी ये साजिश या एक मुल्क को आप जिम्मेदार ठहरा रहे थे, तो फिर OIC कॉन्फ्रेंस में आपने अमेरिका के डेलीगेशन क्यों दावत दी आपने? और उससे बढ़कर आपने जो आपके हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने फिर क्यों ये कहा कि ये बहुत अच्छा एक ताल्लुक बना है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड OIC कंट्रीज। फिर आपने क्यों कहा कि हम और पाकिस्तान और अमेरिका अपने 75 साला जो हमारे सफारती ताल्लुकात हैं उनको उसको सेलिब्रेट करेंगे? कुछ खुदा का खौफ करें, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान ने तो और भी इंटरेस्टिंग बात कही। मौलाना ने कहा कि अब इमरान खान चाहे अमेरिका का रोना रोए, चाहे चोरी डकैती के झूठे इल्जाम लगाएं, कुछ नहीं होगा। बेहतर यही है कि वो घर का रास्ता देखें, इधर उधर की बात ना करें। आज जब अमेरिका का दूसरा सदर वो आपको फोन करने के लिए तैयार नहीं है, तो अब बैनुल-अक़वामी साजिश हो गई है। तुम्हारी बहानों और निशानों की सियासत खत्म हो चुकी है। अब अपने घर का रास्ता ताड़ने की बजाय किसी और घर का रास्ता ताड़ने की फिक्र किया करो। अय्याशियों का तेरा दौर खत्म हो चुका है। पूरी दुनिया का एहतसाब करने वाला आज इंशाअल्लाह खुद एहतसाब के कटहरे में खड़ा होगा। अब तो सालों की भी बात नहीं, महीनों की भी बात नहीं, हफ्तों की भी बात नहीं, अब तो 1-2 दिनों की बात है। अब तो हिसाब किताब घंटों के हिसाब से हो रहा है और आपका जाना ठहर गया है। और जिस दिन आप जाएंगे, ये दिन कौम के लिए निजात का दिन होगा कि ऐसे नाअहल, ऐसे नालायक, ऐसे नाजायज हुक्मरान से कौम को निजात मिल गई है। सबसे मजेदार कमेंट होते हैं बिलावल भुट्टो के। बिलावल भुट्टो क्रिकेट की भाषा में बात करते हैं और आज उन्होंने कहा कि इमरान खान आउट हो चुके हैं, अब पिच पर लेटकर रो रहे हैं, कह रहे हैं हार नहीं मानूंगा, मैदान नहीं छोड़ूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा जब टीम मैदान से बाहर चली गई, मैच खत्म हो गया, तो अब मैदान में पड़े रहने का क्या फायदा। ये जो लेटर का
शोषा है। ये एक कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम को एक ट्रक की पत्ती के पीछे लगाया जाए। जैसे एक क्रिकेट का खिलाड़ी गेम तो हार चुका है, रिजल्ट्स तो साफ नजर आ रहे हैं, मगर इसके बावजूद वो पिच पे लेटकर रो रहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा। मगर ये एक मुल्क चलाना क्रिकेट का खेल नहीं है। और वजीर आजम साहब अगर अपना हार नहीं मान रहा है तो इसका यह नहीं मतलब कि वो नहीं हार चुका है। वो चाह रहा है कि एक झूठ की बुनियाद के अवाम के को वर्गलाए। मैं हमेशा कहता हूं खान साहब को, इसलिए इसको झूठ कहना का बहुत आदत है, कि अगर झूठ कहना है तो उतना ही झूठ बोलो जो लोग सच मान सकते हैं। इसका ये झूठ का कोई पैर नहीं है। लेकिन इमरान खान बार बार भारत की बात करते हैं, कहने लगे कि भारत के पासपोर्ट की दुनिया भर में इज्जत है। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान की सरकारों ने पैसे के लिए कैंप बदले, पाकिस्तान ने पैसों के लिए फॉरेन पॉलिसी बदल ली। हिंदुस्तान हमारा हमसाया, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। ज़रा उनकी फॉरेन पॉलिसी देख लें। सारी उन्होंने, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका की कोल्ड वॉर चल रही थी, वो नॉन अलाइंड रहे, बात करते रहे, सोवियत यूनियन के बड़े करीब थे, लेकिन वो अमेरिकन भी उनसे बात करते थे। उन्होंने कहा हम नॉन अलाइंड हैं, हम ब्लॉक्स में नहीं हैं। हाँ, हमारी क्लोजनेस सोवियत यूनियन से है, लेकिन हम सबसे हैं। आप हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की वजह से आप सिर्फ ये देख लें कि हिंदुस्तान के पासपोर्ट की क्या इज्जत और पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या इज्जत रही है। जब आप एक खुददार कौम होते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमने क्या किया, कभी एक ब्लॉक में चले जाए, कभी किसी के साथ चले गए, इस तरह करके अच्छा जी पैसे मिल रहे हैं। क्यों हमारी इज्जत नहीं दुनिया ने की? सब देख रहे थे कि जो डॉलर लेके पहले वो कर रहे हैं, अब डॉलर लेके ये कर रहे हैं। दुनिया ने हमें जलील किया और जलील करना चाहिए था कि जो लोग, जिनका कोई ज़मीर ना हो, और लोग मार रहे हैं कौन? पाकिस्तानी। उधर भी पाकिस्तानी लड़े, इधर भी। अपने मुल्क में ड्रोन अटैक्स की इजाजत दी हुई है, लोग कुछ झूठ बोल रहे हैं। इमरान ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी हार करीब करीब तय है, लेकिन वो दिखाने की कोशिश में है कि वो आखिरी बॉल तक पिच पर टिके हैं, और ये उनकी स्ट्रेटेजी है। इमरान के पार्टी के बड़े नेता और उनकी सरकार में होम मिनिस्ट्री संभालने वाले शेख रशीद अहमद की बातों ने क्लियर कर दिया कि अब इमरान खान अगले इलेक्शन की तैयारी में लग गए हैं। वो खुद को शहीद दिखाकर अपने सपोर्टर्स का जोश बरकरार रखने की कोशिश में लगे हैं। पता नहीं परसों मैंने सियासत में होना है या कहां होना है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चाहे इतवार के दिन इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए, लेकिन इन मुर्दारों से वो नहीं शिकस्त मानेगा। और अगर उसने चौक और चौराहे की सियासत की तो रावलपिंडी का बच्चा बच्चा इमरान खान के साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह। और इसीलिए मैं पाकिस्तान के जिम्मेदारान से कहता हूं कि दुनिया में बहरान है। दुनिया में, हालांकि इस बहरान में तो मैं ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन दुनिया में हम बहुत अहम इलाके में वाक़े हैं। जुग्राफियाई तौर पर 3 सुपर पावर्स के साथ हम मुंसलिक हैं। और मैं पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान से कहता हूँ आगे बढ़ें और इस मुल्क में रोज़ों के बाद ना सही तो हज के बाद इलेक्शन का ऐलान करें ताकि लोग फैसला करें। ऐसी सारी बयानबाजी के बीच इमरान खान के एक और करीबी फवाद चौधरी ने एक सनसनीखेज दावा किया। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की जान को खतरा है। इमरान खान पर जानलेवा हमले की साजिश रची जा रही है, इसीलिए वजीर आजम की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। फवाद चौधरी के बाद खुद इमरान खान ने भी कहा कि उनकी जान को खतरा है। सबके सामने कह रहा हूं, मेरी जान को खतरा है,
क्योंकि ये वो लोग हैं, ये जो सारे ये जो लोकल ये जो मिले हुए हैं सारे, इनको ये पता है कि इमरान खान चुप करके बैठने नहीं लगा। इनका अगर ख्याल है कि अगर ये पैसे दे के लोगों के ज़मीन खरीद के, आपने जो बात की कि 25 अरब रुपया, 15 अरब रुपया यही खर्च करके आपने खरीदना है लोगों को और गवर्नमेंट गिरा देनी है, तो इनका क्या ख्याल है कि मैं ये चुप करके ये तमाशा देखूंगा। तो इसलिए मैं ये आज सबके सामने कह रहा हूँ, मेरी जान को भी ख़तरा है। कैरेक्टर असैसिनेशन अलहदा कैंपेन उन्होंने तैयार की हुई है। आप देखेंगे ये हर किस्म की गलत किस्म की बातें करेंगे। और मेरे ऊपर खैर ये मुझे तो कौम 45 साल से जानती है, मेरी बीवी पे करेंगे, उसकी उनकी दोस्त है फरा, उसके अगेंस्ट पूरी कैंपेन करेंगे। आपके सामने अभी आएगी। फवाद चौधरी ने एक और इंटरेस्टिंग बात कही। फवाद चौधरी ने इमरान खान ने अब उन्हें लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज दिया है। अभी तक ये लॉ मिनिस्ट्री MQM-P के पास थी, जो एक सपोर्टिंग पार्टी है। MQM ने साथ छोड़ दिया। पार्टी के सभी 7 मेंबर शहबाज शरीफ के साथ चले गए, इसलिए फवाद चौधरी को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि वो जमानत पर जेल से बाहर है। फवाद चौधरी ने कहा वो कल ही कानून मंत्री की हैसियत से शहबाज शरीफ की जमानत खारिज करने की बिल दायर करने का हुक्म देंगे। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि बहुत लोगों के ख्वाब चिकनाचूर होने हैं, लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म का ख्वाब टूट के किरची किरची होना है, बड़े कम लोगों के होने हैं। ये जो घर बैठे ही वज़ीर आज़म बन गए हैं, मैं तो हैरान हूँ कि एक अदालत से ज़मानत पे बैठे हुए और वो कह रहे हैं कि ये मैं वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बन गया हूँ। मुझे अभी जो है वो बताया गया है कि ये लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज मुझे मिल रहा है, तो मैं फौरी तौर के ऊपर कल ही शहबाज शरीफ की वो ज़मानत की कैंसिलेशन दायर करने का कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है उसको कैंसिल किया जाए और FIA जो है इनके खिलाफ दोनों। आप देखें कि बाप जो है वालिद साहब इधर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बन गए, बेटा वहाँ पे चीफ मिनिस्ट्री का उम्मीदवार, और दोनों जो है वो ज़मानत के ऊपर बाहर हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ये मुल्क है या एक तमाशा ही बना दिया आपने? तो बहरहाल इंशाल्लाह वो हम सुबह ही अदालत को कह रहे हैं कि इसका वो फौरी तौर के ऊपर ज़मानत की कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू करें, दोनों पे, शहबाज शरीफ पे भी और हमजा पे भी। चाहे रूलिंग पार्टी के नेता हो या फिर ऑपोजिशन के, एक से एक इंटरेस्टिंग बयान आपको सुनने को मिलेंगे। सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन सबको अपनी अपनी फिक्र है। मैंने कल जो कहा था वही बात आज इमरान खान के खासम खास शेख रशीद ने कही। इमरान जानते हैं उनकी सरकार नहीं बचेगी, वो सिर्फ संडे तक पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, वो अगले इलेक्शन की तैयारी में लगे हैं और इसलिए उन्होंने अमेरिका पर इल्जाम लगाकर आवाम को मैसेज देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हिफाजत करने की वजह से कुर्बान हुई। शहबाज शरीफ इमरान खान की बयानबाजी से सिलसिले परेशान है, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर है। बिना मदद के पाकिस्तान चल नहीं सकता। चाइना ने मदद देनी बंद कर दी है, रशिया मदद दे नहीं रहा, यूरोप से उम्मीद नहीं है, सिर्फ अमेरिका मदद कर सकता है। अगर अमेरिका नाराज हो गया, पाकिस्तान को मदद देनी बंद कर दी, और अगर शहबाज शरीफ किसी तरह वजीर आज़म बन भी गए तो वो करेंगे क्या? पाकिस्तान को चलाएंगे कैसे? इसीलिए पाकिस्तान में फौज भी चाहती है, पाकिस्तान के ऑपोजिशन लीडर्स भी चाहते हैं कि अमेरिका को सियासी झमेले में न घसीटा जाए। हालांकि आज अमेरिका ने इमरान खान के बयानों पर नाराजगी का इजहार किया। अमेरिका ने कह दिया कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसने पाकिस्तान की सियासत में कोई दखलंदाजी नहीं की, यह सब कोरी बकवास है। अब अपने मुल्क की बात करते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश के अफसरों को हिदायत दे दी, किसी तरह के क्राइम के प्रति लापरवाही ना बरती जाए, किसी भी क्रिमिनल के प्रति नरमी ना बरती जाए। माइनिंग माफिया, लैंड माफिया, शराब माफिया, टिम्बर माफिया और गैर कानूनी बूचड़खानों के कारोबार में लगे अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत दी। योगी ने कहा कि उनकी संपत्ति जब्त की जाए, गैर कानूनी संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया जाए।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी थानों के टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ चल रहे मामलों को रिव्यू किया जाए। ऐसे क्रिमिनल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट लगाया जाए। अगर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है तो तुरंत दाखिल की जाए। माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई करने की बात है, गैंगस्टर एक्ट में आपको मालूम है कि लगभग 2000 करोड़ से अधिक संपत्ति जो है माफियाओं की कुर्क की गई थी, उसको जब्त किया गया था। इसी तरह आगे भी माफियाओं के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हम करते रहेंगे। ये निर्देश भी है मुख्यमंत्री जी का, किसी भी गलत व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई ना हो और कोई कमजोर व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई ना हो। माफिया के विरुद्ध ही जो है बुलडोजर की कार्रवाई जो तथाकथित रूप से कहा जाता है वो सुनिश्चित की जाए। हम गृह विभाग में जो है पहले 25 माफियाओं को जो है मॉनिटर करते थे, अब हम 50 माफिया मॉनिटर करेंगे और ये निर्देश गृह विभाग की ओर से सभी फील्ड के अफसरों को दिया गया है कि हर थाने में 10 टॉप 10 जो अपराधी हैं उनको चिन्हित कर लें और ये सुनिश्चित कर लें कि इन अपराधियों पर इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि आगे वो अपराध न कर पाए। तो ये कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। योगी के आदेश पर जो एक्शन होता है वो रोज दिखाई देता है। आज भी लैंड माफिया, गैंगस्टर्स और गैर कानूनी बूचड़खाने चलाने वालों के खिलाफ एक्शन दिखाई दिया। मेरठ में चल रहे अवैध बूचड़खाने पर रेड की गई। असल में जिस फैक्ट्री को 3 साल पहले सील किया जा चुका है, जिस फैक्ट्री के गेट पर सरकार की सील लग गई थी, उस फैक्ट्री के बंद दरवाजों के पीछे जानवर काटे जा रहे थे। बड़े पैमाने पर मीट का कारोबार हो रहा था। और बड़ी बात यह कि इस तरह का गैर कानूनी काम कोई छोटा मोटा व्यापारी नहीं कर रहा था। जिस फैक्ट्री का अवैध बूचड़खाना बनाया गया था वो फैक्ट्री हाजी याकूब कुरैशी की है। याकूब कुरैशी मायावती की सरकार में मिनिस्टर थे। उनकी फैक्ट्री पर रेड हुई तो याकूब कुरैशी और उनके बेटे तो फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने वहां मौजूद 10 लोगों को गिरफ्तार किया। याकूब कुरैशी समेत 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रेड के दौरान करीब 30 टन मीट बरामद किया गया। प्रशासन ने मीट के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। जांच के बाद पता लगेगा कि ये गौमांस है या नहीं। हाजी याकूब कुरैशी मांस का कारोबार करते हैं, मीट के व्यापारी हैं, बूचड़खाना चलाते हैं, ये तो बात सब जानते हैं। वो मांस के पुराने और बड़े व्यापारी हैं। लेकिन यूपी में योगी की सरकार बनने के बाद याकूब कुरैशी को कारोबार समेटना पड़ा था। उनका बूचड़खाना ग्रीन बेल्ट में था। स्लॉटर हाउस में कानून का पालन नहीं हो रहा था, नियम फॉलो नहीं किए जा रहे थे, इसलिए उनके सेक्टर को सील कर दिया गया था। और 2019 में खुद याकूब कुरैशी ने एफिडेविट देकर कहा था कि अब वो ये फैक्ट्री नहीं चलाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। प्रशासन ने कंपनी को सील कर दिया, लेकिन याकूब कुरैशी ने बंद दरवाजों के पीछे से गैर कानूनी कारोबार शुरू किया। पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली तो रेड हुई और 30 टन मीट पकड़ा गया। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये 2019 से फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी और इस फैक्ट्री को लेकर हाजी याकूब कुरैशी की तरफ से एक शपथ पत्र भी एमडीए यानी मेरठ विकास प्राधिकरण में दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें मीट का कारोबार नहीं करेंगे। लेकिन बावजूद इसके इसमें चोरी छुपे अवैध मीट का कारोबार किया जा रहा था। ये हाजी याकूब कुरैशी की वो विशाल फैक्ट्री है जहां पर ये मीट का अवैध कारोबार चल रहा था। फिलहाल ये बंद पड़ी थी। हम आपको ये भी बता दें कि साल 2019 में इस फैक्ट्री को जब सील किया गया था तो लैंड यूज को चेंज करवाने के लिए याकूब कुरैशी की तरफ से एक आवेदन भी दिया गया था प्रशासन की तरफ को, लेकिन प्रशासन ने उस आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। फिलहाल अब तमाम जो विभाग हैं, जो संबंधित विभाग हैं, वो अब इस कार्रवाई में जुट गए हैं कि आखिर फैक्ट्री की तरफ से किन किन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। हालांकि ग्रीन बेल्ट को लेकर भी इस फैक्ट्री पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि पुलिस को लगातार इलीगल स्लॉटरिंग की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद फैक्ट्री पर रेड डाली गई और उन्होंने कहा कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर गलत काम करेगा, इलीगल काम करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि लाइसेंस के शर्तों का उल्लंघन करके और प्रतिबंधित पशुओं को के कटान को कुछ लोग बढ़ावा देते हैं। उसी क्रम में ये कार्रवाई मेरठ में की गई है, जिसमें कि गिरफ्तारियां हुई हैं और जो भी सैंपल वहां मिले होंगे
उसकी प्रॉपर साइंटिफिक टेस्टिंग होगी और उसके बाद से अगर वो प्रतिबंधित पाया जाएगा तभी आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। और इस तरह के कोई भी व्यक्ति जो कि दिए गए लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके प्रतिबंधित पशुओं के कटान में लगा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिस वक्त पुलिस ने याकूब कुरैशी के इलीगल बूचड़खाने पर रेड की, उस वक्त वहां 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग मीट की पैकिंग के काम में लगे थे। कुछ लोग पीछे की दीवार फांदकर भाग गए और 10 पुलिस की गिरफ्त में आ गए। लेकिन पुलिस ने जो केस दर्ज किया है उसमें हाजी याकूब कुरैशी, उनकी वाइफ के अलावा उनके बेटे इमरान कुरैशी और फिरोज कुरैशी के नाम भी शामिल हैं। पुलिस को हैरानी इस बात पर है कि इस गैर कानूनी बूचड़खाने में याकूब कुरैशी ने लोकल लोगों को काम पर नहीं लगाया था। जो लोग पकड़े गए हैं उनमें बिहार और जम्मू कश्मीर के लोग हैं। मेरठ जिले की खरखोदा पुलिस ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की बंद पड़ी मीट फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली थी कि इस बंद पड़ी मीट फैक्ट्री में चोरी छुपे कटान का काम चल रहा है। फिलहाल तमाम सैंपल उठाकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। यह भी आरोप है कि इनमें से कुछ गोवंश के भी सैंपल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक इन 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 9 लोग आप देख सकते हैं, ये तमाम 9 लोग हैं जो पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो वहीं एक शख्स को जो है मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया है। 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 टन जो पैकेजिंग मीट है वो बरामद किया है। तो वहीं 6 टन रॉ मटेरियल भी उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल हाजी याकूब कुरैशी के बारे में आपको बता दें कि वो बसपा सरकार में मंत्री रहे थे और इस मीट फैक्ट्री के संचालन का काम भी देखते थे। हालांकि जो उनका बेटा है वो इस मीट फैक्ट्री में डायरेक्टर है और इस मीट फैक्ट्री का लाइसेंस पहले ही निरस्त किया जा चुका था। फिलहाल जब छापेमारी की गई उसके बाद जब पुलिस फैक्ट्री पर पहुंची तो ये जो तमाम लोग वहां पर पैकेजिंग का काम कर रहे थे ये देखकर पुलिस को भागने लगे। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और तमाम जो संबंधित विभाग है उनको जो है इस पूरे मामले की सूचना दे दी है। और जो मीट के सैंपल फैक्ट्री से उठाए गए हैं हाजी याकूब कुरैशी की, वहां वो सैंपल जो है अब जांच के लिए भेज दिए गए हैं कि क्या वाकई में वो गोवंश के सैंपल थे या नहीं, और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने इलीगल बूचड़खाने को बंद तो करवा दिया, लेकिन सवाल यह कि जब इस फैक्ट्री को 3 साल पहले सील किया गया था तो फिर यहां दोबारा जानवर कैसे काटे जाने लगे, स्लॉटर कैसे होने लगा, इस स्लॉटर हाउस को बिजली का कनेक्शन कैसे मिला। जिस स्लॉटर हाउस में 31 टन मीट मिला है वहां काम छोटे मोटे लेवल पर तो हो नहीं रहा होगा, वहां जानवर भी लाए जाते होंगे, मीट से भरे ट्रक बाहर निकलते होंगे, फिर किसी को पता कैसे नहीं चला। यह सब लोकल पुलिस और फैक्ट्री में दर्जनों कर्मचारी काम कर रहे थे, क्या उनके बीच में मिली भगत थी? 30 टन से ज्यादा मीट मिला है, जाहिर सी बात है यह सब काम चोरी छुपे तो हो नहीं सकता था। यानी जिन डिपार्टमेंट के पास इलीगल काम को रोकने की जिम्मेदारी थी उनमें से कुछ अफसर और कुछ कर्मचारी ये मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे थे। यही बात मेरठ के डीएम ने कही। उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसाई इस मामले में कुछ डिपार्टमेंट की लापरवाही साफ साफ दिख रही है, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग का जो नियम है, पॉल्यूशन विभाग का रूल्स है, इसमें भी और एमडीए का जो कंडीशंस है उसमें भी उल्लंघन हुआ है और संबंधित विभाग द्वारा उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया संबंधित विभागों की अपने पर्यवेक्षण में कमी परिलक्षित निश्चित हुआ है, उसको हम संज्ञान में लिए हैं। ये कार्रवाई करने के बाद उस पर भी हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। लाइसेंस था सर? उनके लिए इस कार्य करने के लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं था। फैक्ट्री बंद थी? ये कोई भी लाइसेंस नहीं था, ये कोई काम वहां संचालन नहीं होना चाहिए था। मैं थोड़ी बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। हाजी याकूब कुरैशी मीट के बड़े कारोबारी हैं। उनकी कंपनी का नाम है अल फहीम मीटैक्स, एक्सपोर्टर है। हाजी याकूब कुरैशी मीट का एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में करते हैं। हाजी याकूब कुरैशी ने यह कंपनी 1996 में बनाई थी। दावा यह कि वो बफेलो मीट सप्लाई करते हैं, लेकिन इल्जाम यह है कि इलीगल स्लॉटर हाउस में जो मीट मिला है उसमें गाय का मांस भी हो सकता है। अब इसकी जांच हो रही है।
अगर जांच में गोवंश होने की पुष्टि हुई तो याकूब कुरैशी के खिलाफ और ज्यादा सख्त एक्शन होगा। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि याकूब कुरैशी उस वक्त विवादों में आए थे जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून बनाने वाले डेनिश कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले को 51 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। अब याकूब कुरैशी फरार है। पुलिस को यकीन है कि वो जल्दी ही याकूब कुरैशी को गिरफ्तार कर लेगी। आज यूपी में नकल माफिया के खिलाफ भी जबरदस्त एक्शन हुआ। बलिया में 12वीं क्लास के इंग्लिश के पेपर को लीक कराने वाले गिरोह में शामिल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसआईटी ने पता लगा लिया है कि पेपर कैसे लीक हुआ, कौन कौन इसमें शामिल था। जो पेपर लीक हुआ था, जांच में पता चला कि वो 12वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पर्चा बलिया के महाराजी देवी इंटर कॉलेज के मैनेजमेंट और अधिकारियों की मिलीभगत से लीक हुआ। इसी इंटर कॉलेज में पेपर की सील तोड़ी गई, फिर पेपर की तस्वीरें खींचकर, फोटो खींचकर व्हाट्सएप के जरिए इसे दूसरे लोग तक पहुंचाया गया। और बड़ी बात है कि इस मामले में पुलिस ने बलिया के डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स यानी DIOS ब्रजेश मिश्रा को भी अरेस्ट किया है। जांच में पता चला कि एग्जामिनेशन पेपर को 15 से 20 हजार रुपए में बेचा गया। 30 मार्च को दूसरी पाली में 12वीं बोर्ड का एग्जाम होना था। अंग्रेजी का पेपर था, लेकिन यह पर्चा पहले ही लीक हो गया। अंग्रेजी के एग्जामिनेशन पेपर की सीरीज 316 ED और 316 EL का पेपर बलिया से लीक हुआ। इस सीरीज के पेपर 24 जिलों में भेजे गए थे। इसीलिए पेपर लीक की खबर आने के बाद सरकार ने 24 डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम कैंसिल कर दिया। अब इन जिलों में अंग्रेजी का एग्जाम 13 अप्रैल को होगा। DM और SP बलिया को यह सूचना मिली कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक प्रश्न पत्र जो कि सॉल्व्ड है उसको सर्कुलेट कर रहे हैं और इस पे दोनों अधिकारियों ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका संज्ञान लिया और इसकी तहकीकात की। तो ये पता चला कि ये वही प्रश्न पत्र है जो कि द्वितीय पारी में आने वाला है। इस पे जैसे ही सूचना शासन को मिली, शासन ने उस परीक्षा को निरस्त किया और बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 22 लोगों की गिरफ्तारी की गई। जो लोग उस या तो सुलझे हुए या हल किए हुए आंसर की को सर्कुलेट कर रहे थे या वो किसी स्कूल के प्रबंधक या उसके स्टाफ थे जो कि इस पूरे रैकेट में शामिल हैं। अब इस चीज़ की जांच हो रही है और इसके बहुत जल्दी परिणाम आ जाएंगे कि किस तरीके से ये प्रश्न पत्र आउट किए गए और परीक्षा की पवित्रता को और शुचिता को नष्ट किया गया। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को यकीन दिलाया कि बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ करने वाले एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि यह परीक्षाओं के पेपर लीक हों और चाहे भर्तियों की दृष्टि से पेपर लीक हों, यह निश्चित तौर से देश के भविष्य के साथ, प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और बहुत सख्ती से कार्रवाई हुई है और बहुत सख्ती से और गहराई से उसकी जांच करके मामले की जांच भी STF को सौंपी गई है। वो उसकी सच्चाई सामने आ रही है और जो भी इसके अंदर दोषी होंगे किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की धरती में, देश की धरती में अगर देश के भविष्य के साथ, बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो माफ नहीं किया जाएगा। बलिया से पार्लियामेंट के मेंबर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने बलिया के DIOS ब्रजेश मिश्रा की शिकायत पहले भी की थी। अभी जांच चल रही है और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में महाराज जी के शासन में कानून का ही राज्य चलता है और चलेगा। कानून कोई तोड़ेगा तो उस पर कानून काम करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी और उसी के अंतर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक पर कार्रवाई हुई। DIOS की जो भूमिका है उस पर संदेह है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। कई शिकायतें पहले भी आ रही थी, आपके पास भी क्या ऐसी कोई शिकायत पहले मिली? मेरे पास भी शिकायत आई थी। शिकायत को मैंने लिखित तौर पर मुख्यमंत्री को पहले भी दिया था और जो भी शिकायत होगी उसकी जांच हो रही है और वो कानूनी दायरे में जितना भी होगा उसको दंडित जरूर किया जाए। इससे पहले भी DIOS जहां रहे हैं उसकी भी अब जांच की जा रही है। आपकी जानकारी में भी क्या बातें हैं? जितनी भी जांच भ्रष्टाचार के दायरे में आएंगे
वो जरूर होगा और उस पर कार्रवाई भी जरूर होगी। और अब मैं सावधान करना चाहता हूं दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को। इस वक्त पूरे नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। मार्च में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। 73 साल बाद मार्च में इतनी गर्मी हुई। पिछले 30 दिन में टेम्परेचर 15 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री हो गया। लू जैसे हालात बन गए। 28 फरवरी को दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर 25.3 डिग्री सेल्सियस था, जो 30 मार्च को बढ़कर 40 डिग्री के पास पहुंच गया। 15 डिग्री की बढ़त। 73 साल में दूसरा मौका है जब मार्च में पारा 40 डिग्री के पास पहुंचा है। इस बार मार्च में टेम्परेचर औसत से 6 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस वक्त दक्षिणी पाकिस्तान, गुजरात और राजस्थान से आने वाली गर्म हवा पूरे उत्तर और मध्य भारत में टेम्परेचर बढ़ा रही है। इसके अलावा दिल्ली और यूपी में बारिश नहीं हुई है। पिछले 10 से 12 दिनों तक बारिश की कोई संभावना भी नहीं है, जिसकी वजह से हीट वेव और बढ़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी की वजह से कई जगह आग लग रही है। दिल्ली में भी गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगी है। मार्च महीना का अगर जो हो गया जो रिकॉर्ड, उसमें तो वही है कि सेकेंड हाईएस्ट है, जो 40 तक जो पहुंचा था 39.6, और हमारा जो अर्लियर रिकॉर्ड था 40.3 था, तो ये सेकेंड हाईएस्ट था 1951 के बाद जो रिकॉर्ड हुआ जो 29-30 को। ठीक है, ये मार्च महीना में तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ। ये हाईएस्ट था पिछले 73 ईयर्स में दिल्ली का। और चाहे आप जो डेली मैक्सिमम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वो टर्म्स में मार्च काफ़ी गर्मी था इस साल दिल्ली में। मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी की वजह से जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसका असर यूपी और छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक दिख रहा है। यूपी में सोनभद्र और मिर्जापुर के जंगल आग की चपेट में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में कांकेर के जंगलों में जबरदस्त आग लगी है। राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व में भी 2-3 दिन तक आग धधकती रही। हालांकि अब आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन इस काम के लिए इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। जंगल में आग बुझाने के लिए गाड़ियां ले जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए हेलीकॉप्टर के साथ साथ 400 लोग आग बुझाने के काम में जुटे। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के साथ गांव वाले भी शामिल हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, सरिस्का में लगी आग अब कंट्रोल में है। अब एक छोटे से लिमिटेड एरिया में आग रह गई है, इस पर भी जल्द काबू पा लिया जाएगा। सरिस्का में लगी आग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अशोक गहलोत से बात की थी। सरिस्का टाइगर रिजर्व में करीब 27 टाइगर हैं और ये रात की बात है कि इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। पूरे देश में भक्ति का माहौल दिखाई देगा। और अच्छी खबर है कि नवरात्र से पहले अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का प्लिंथ बनकर तैयार हो गया है। मंदिर का आधार बन गया है, चबूतरा बन गया है। अब गर्भगृह का निर्माण शुरू होगा। आज योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए। वो हनुमानगढ़ी गए, राम मंदिर के निर्माण काम की प्रगति की समीक्षा की। नवरात्र से पहले योगी आदित्यनाथ ने सभी नगर निगमों को आदेश दिया कि वो मठों में, मंदिरों में और धार्मिक स्थलों पर कोई नया टैक्स ना लगाएं और नवरात्र के दौरान टैक्स की वसूली न की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अष्टमी और नवमी के दिन कोई वीआईपी अयोध्या नहीं आएगा और अगर कोई वीआईपी आता है तो उसे स्पेशल फैसिलिटीज न दी जाएं। कल से नवरात्र के साथ साथ नव संवत हिंदू नववर्ष भी शुरू हो गया है। आप सभी को इस नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला समय आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।